Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really very great. I'm CA Sonali and I'm here to cover your CA Foundation all syllabus. What I'm covering in this videos, I'm planning to cover CA Foundation all syllabus starting from theory से लेके till your last topic, that is partnership account. I am going to cover each and everything in this series. So what I will do, I will try to cover all syllabus from your ICAI study mat. मैं आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ICAI स्टडी मैट से कवर करूँगी. दिस इज़ अ वैलिड फॉर यूर जनवरी 26 अटेम्प्ट एंड उसके आगे. ठीक है. सो आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोज़ लाइक दिस and I will upload it on YouTube channel, so you guys can take benefit from it. I am covering all each and every topic from your ICAI का study module, because study module is the most important thing. Once we finish with the study mat guys, we'll go with the आपका MTP, आपका RTP and सारे के सारे previous year question. सो मेरे साथ इस सीरीज़ में आप बने रहिए. यू आर गोइंग टू फाइंड ईच एंड एवरी थिंग इन दिस लेक्चर्स. सो वट आई विल डू इज़ वन बाय वन आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स. पहले मैं थियरी से स्टार्ट करूँगी, बिकॉज आई फील rather than starting directly with the journal entries or any other things, you should start with the theory, because theory is equally important in ICAI module. सो चलो एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा. व्हाट इज़ योर पेपर पैटर्न? सो गाइज, इन CA फाउंडेशन आपका फर्स्ट पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, एंड विच इज़ फॉर 100 मार्क्स. ठीक है. As you all know, you have 4 subjects. 4 सब्जेक्ट है, उसमें से फर्स्ट है आपका अकाउंट, देन है आपका लॉ, देन है आपका मैथमेटिक्स और जिसको बच्चे QA बोलते हैं, और एक है आपका लास्ट वन इज़ यूर, एक है अकाउंट्स, लॉ, QA और आपका बच रहा है इकोनॉमिक्स. ठीक है. सो ये 4 पेपर आपको है. ईच पेपर कंटेन 100 मार्क्स. सो देयरफॉर आपका एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा? 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा. और आपका पास होने का परसेंटेज है, दैट इज़ पासिंग करने के लिए आपको मिनिमम 200 मार्क्स कवर करने पड़ेंगे. कितने? मिनिमम. सो यू शुड फोकस अकॉर्डिंगली. According to this 200, you should at least score 50 marks in each subject. So हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम अकाउंट्स में at least 65 to 70 प्लस स्कोर करने का ट्राई करेंगे. बिकॉज देखो गाइज, अकाउंट्स इज़ अ वेरी ईजी, बहुत ईजी है फाउंडेशन लेवल का अकाउंट. वन बाय वन अगर आप मेरे साथ चलोगे, यू विल फाइंड कि हाँ मैम ये बहुत ईजी है. So we'll cover each and everything, and yes, 65 to 70 मार्क्स लाना इज़ अ वेरी वेरी ईजी पीजी. आप मैं जैसा बताती हूँ, जैसे शेड्यूल बना के देती हूँ, वैसे अगर स्टडी करोगे तो यू विल गेट 60 to 75 मार्क्स वेरी वेरी ईजीली. सो डोंट वरी अबाउट द थिंग्स. अकाउंट्स का पेपर रहेगा. अकाउंट्स का पेपर कम्प्लीटली यू कैन से ऑब्जेक्टिव है. मतलब क्या होगा, आपको टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, एंड इन दिस कंपलसरी क्वेश्चन यू विल फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A रिलेटेड टू ट्रू एंड फॉल्स. आपको 6 ट्रू एंड फॉल्स दिए रहेंगे और ईच कंटेंट 2 मार्क्स.
सो क्वेश्चन नंबर 1A इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 ही आपका कंपल्सरी है. उसमें से 1A आपको ट्रू एंड फॉल्स के रिलेटेड रहेगा, विच कंटेन फॉर 12 मार्क्स, दैट इज 2 मार्क ईच. ठीक है. देन आपका क्वेश्चन नंबर 1B अगेन इज फॉर, क्वेश्चन नंबर 1B भी आपका आता है 3 to 4 मार्क्स के लिए, विच इज़ अ थियोरी क्वेश्चन. एंड आपका क्वेश्चन नंबर 1C अगेन कभी थियोरी आता है या तो कभी प्रैक्टिकल आता है. अगेन ये भी आपका 3 to 4 मार्क्स कवर करेगा. ऐसे मिलके आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा 20 मार्क्स का, विच इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन. सो मोर और लेस आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है और उसमें ढेर सारा थियोरी है, इसीलिए किसी ने भी अकाउंट्स में थियोरी को स्किप नहीं करना है. सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिए हुए होंगे. इसमें से आउट ऑफ दिस 5 यू हैव टू सॉल्व, आउट ऑफ दिस 5 यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस ओनली. सो कैन आई से कि आपके लिए चांस है कि आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है, एनी वन क्वेश्चन कैन बी और. कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? और वाला क्वेश्चन बन सकता है. तो ये डिसीजन आपको मैं इस बैच के एंड में बताऊंगी कि आपको पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको कब सॉल्व करना है. तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका पेपर मैनेज हो जाएगा. बिकॉज इट्स ए CA फाउंडेशन और एवरी टाइम बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि मैडम पेपर बहुत लेंदी था, हम पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाए. सो डोंट वरी गाइज, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस बैच कि हाउ टू मैनेज द टाइम. सो ठीक है, आई होप दिस ऑल थिंग्स इज क्लियर टू यू ऑल. बाकी आपको बता दूँ, आपका जो इसमें से इकोनॉमिक्स है और QA है, ये दोनों पेपर कम्प्लीटली MCQ बेस्ड है. सो इस पेपर को भी 100 मार्क्स है. ये MCQ बेस है, ये आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स बताएंगे. और आपका लॉ जो है जस्ट लाइक अकाउंट्स है, तो ये आपको लॉ के टीचर बता देंगे. सो आई होप अकाउंट्स के रिलेटेड आपका सारा की सारा चीज़ क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन एंड आउट रेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व मिनिमम 4 क्वेश्चन, सो दैट कि आपका 100 मार्क का पेपर कवर होगा. और आप देख सकते हो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो या आप बोल सकते हो कि और में छोड़ सकते हो. आई होप दिस ऑल थिंग्स इज क्लियर. नाउ गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स आज का मेन टॉपिक. मैं आज एक यूनिट ट्राई करूँगी कि मैं कवर करूँ. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में थियोरी में चलेंगे. सो सबसे पहला टॉपिक है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मीनिंग और स्कोप क्या है, अकाउंट क्यों आया और इसका स्कोप क्या रहता है. सो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. डू यू रिमेंबर गाइज व्हाट यू हैड यस्टरडे इन द डिनर. आपको याद है क्या आपने रात में खाना क्या खाया था? डू यू रिमेंबर? Somebody says मुझे लगता है कि ठीक है 60 to 70% लोग बोलेंगे कि यस मैडम. नॉट 60, 70, 80% लोग मुझे यहाँ पे बोलेंगे कि यस मैडम, यस्टरडे व्हाट वी हैड वी रिमेंबर. कल क्या खाया वो मुझे याद है. ठीक है. अभी गाइज इफ आई विल आस्क यू कि चलो डे बिफोर यस्टरडे क्या खाया, डू यू रिमेंबर? अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि 50% लोग बोलेंगे मैडम ओहो वी कांट रिमेंबर व्हाट वी हैड अ डे बिफोर यस्टरडे. और अगर मैं ऐसा प्रीवियस डे के करते जाऊँ ना तो यू विल फाइंड कि आपको तो याद ही नहीं है कि आप डिनर में क्या खाए थे या लंच में क्या खाए थे. सो रिमेंबर गाइस, आप सोचो ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, जैसे आप जाते हो तो यू विल फाइंड डी मार्ट इज़ देयर, है ना. देन आपका रत्नदीप इज़ देयर. और आप सोचो कि ये जो टाटा के स्टोर है, रिलायंस है, बिग बास्केट है, बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टोर्स. ये बड़े बड़े स्टोर्स का ही सोचो.
आप अगर डीमार्ट में जाते हो तो आप देखते हो कि डीमार्ट के काउंटर्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, मतलब इतना सेल वहाँ पे होता है। तो गाइस सोचो कि हाउ दे पीपल विल रिमेंबर कि उन्होंने क्या क्या बेचा है, एंड हाउ दे आर एबल टू एस्टिमेट कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इसीलिए क्या हुआ पता है, आपका जो अकाउंट्स है वो पिक्चर में आया। अकाउंट्स क्यों पिक्चर में आया? क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि आपने एटलीस्ट किया क्या है। देखो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है, नाउ यू आर कम्प्लीटली ऑन द बिजनेस बैकग्राउंड, सो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करता है, आप आगे जाके भी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम यही रहेगा कि बिजनेसेस को एडवाइसेस देना। सो बिजनेस का मोटिव होता है कि दे शुड अर्न द प्रॉफिट, है ना। हर बिजनेस का मोटिव होता है दे शुड अर्न द प्रॉफिट, एक्सेप्ट होता है, इसका एक्सेप्शन है आपका एनपीओ आपका एक्सेप्शन है। अदरवाइज हर बिजनेस का मोटिव होता है कि दे शुड अर्न द प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट कैसे अर्न किया, हाउ दे हैव अर्न दिस प्रॉफिट, दे शुड गॉट टू नो, है ना। इसलिए आपको अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। चलो, तो ये अकाउंटिंग का आपका आई होप कि आपको एक क्लियर हो गया होगा अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है। यू शुड नो कि आपने क्या अर्न किया, आपके पास क्या इन्वेंट्री में अवेलेबल है, आपके पास से क्या क्या चीज़ें चली गई। सो ये है आपका अकाउंट्स का मोटिव। सो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या दिया है, चलो देखते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में दिया है, विल कम ऑन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स आखिर है क्या, मतलब हम बोलते हैं कि हाँ चलो मैं अकाउंट्स पढ़ रही हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअली में अकाउंट्स है क्या। चलो हम अभी देखेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। सो ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना। रिकॉर्ड करना मतलब क्या, पहला ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे कि लेट्स अज्यूम करो आपके बिजनेस में एक सेल हुआ, ठीक है, सेल हुआ तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट सेल। तो सबसे पहले जब भी ट्रांजैक्शन होता है आप क्या करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। देन चलो देखो आप बिजनेस में क्या क्या करते हो, जैसे कि सेल होता है, फिर परचेस होता है, सेल्स रिटर्न होता है, परचेस रिटर्न होता है ना, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोर ट्रांजेक्शन, हम आगे चल के देखेंगे ये। सो जैसे ही कोई इवेंट हुआ, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, हमारा पहला काम होता है कि उसको हमें रिकॉर्ड करना है। देन रिकॉर्ड करने के बाद क्या, रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करेंगे, देखो सोचो सारे के सारे सेल के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, इन बिटवीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन। जो बंदे को कुछ आपने जो सेल किया है वो पसंद नहीं आ रहा है तो दे यूज टू सेल, क्या करते हैं वो सेल्स रिटर्न देते हैं, देन परचेज रिटर्न होता है, ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। इन बिटवीन ये चलते रहते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं, इसको सेग्रीगेट करते हैं कि सेल का अलग डालो, परचेस का अलग डालो, सेल रिटर्न का अलग डालो, परचेस रिटर्न का अलग डालो, इसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। एंड द लास्ट थिंग इज समराइजिंग। देखो गाइज आपने देखा होगा, यू मस्ट नो कि जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं। देर इज एन नंबर ऑफ जर्नल एंट्री इन अ बिजनेसेस लाइक अ डी-मार्ट, वॉलमार्ट। आप सोचो दिन का इतना ट्रांजेक्शन होता है तो जर्नल एंट्रीज भी कितनी होगी। सो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको समराइज करते हैं। तो रिकॉर्ड करने का तरीका है आपका जर्नल एंट्रीज। देन इस जर्नल एंट्रीज को हम क्या करते हैं, इस जर्नल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लासीफाई करने का तरीका है पोस्टिंग, एंड देन इसको हम डालते हैं ट्रायल बैलेंस में जहाँ पे सारी चीज़ें समराइज होती है। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड करना, देन क्लासीफाई करना एंड देन समराइजिंग करना। तो अकाउंट क्या है, इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। कौन से टर्म में ये सेग्रीगेट करता है, मनी के टर्म में, ट्रांजैक्शन के टर्म में, और जैसे जैसे इवेंट होती है उस टर्म में। इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ द फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। और ये सारा समराइज करके आपको एक रिजल्ट
देता है, जो आपका रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपको पता चलता है कि आखिर आपके अकाउंट बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, सो देखो एक बार चलते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transaction and events which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof. I hope this is a clear guys. चलो अभी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अकाउंटिंग का इन्होंने एनालिसिस दिया है कि कैसे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। रिकॉर्डिंग करना मतलब क्या, देखो मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, देन क्लासीफाइंग मतलब लेजर, और समराइजिंग मतलब इसको डालना है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, बाद में एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालाइज करना, देन इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना किसको, यूज़र्स को। तो हम देखेंगे यूज़र्स कौन कौन होते हैं। एक्चुअली आपका ये जो अकाउंटिंग है ना, ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री ये है। इसकी हिस्ट्री बहुत कुछ है, बट मैं आपको बता दूँ, देयर इज़ अ वन पर्सन नेम लुका पासोली। ये लुका पासोली जो है ये एक फ्रांस से बंदा था। ठीक है, तो इसने बुक्स निकाले थे जैसे कि सुमा दी अर्थमेटिया, ज्योमेट्रिया, ये सब मैथमेटिक्स रिलेटेड है। सो ये बुक्स इसने निकाले और फिर इसने जो आपकी टर्म है डेबिट और क्रेडिट ये भी निकाला। ठीक है, सो यू कैन से हु इज़ द फादर ऑफ योर अकाउंटिंग इज़ लुका पासोली। और आपको पता है क्या, इंडिया में अकाउंटिंग एक्चुअली में इससे पहले ही आया था। यू मस्ट बी नो द चाणक्य। चाणक्य आपको पता होगा, जो कि किंगडम में था, अकाउंटेंट था। चाणक्य था इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत साल पुरानी बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में चाणक्य था, और इस चाणक्य ने भी डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंट किया था। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इन इंडिया ये चाणक्य ने लाया था, बट इसका जिक्र आपके सिलेबस में कहीं भी नहीं है। बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया में अकाउंटिंग बहुत पहले आ चुका था, जो कि चाणक्य अपने चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब उसके किंगडम की अकाउंटिंग रखता था और डबल एंट्री सिस्टम से ही रखता था। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज योर ऑब्जेक्टिव राइज। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका पर्पज क्या है, आपका गोल क्या है, या तो आपका टारगेट क्या है। अकाउंटिंग का पर्पज क्या है, मतलब क्यों आप सीए बनना चाहते हो, देयर मस्ट बी पर्पज क्यों। आपका गोल क्या है, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे अकाउंटिंग का भी गोल है। और आपका टारगेट, आप ऑब्जेक्टिव्स को ले सकते हो कि ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, गोल, टारगेट। सो देखते हैं अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो अकाउंट्स के ना बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स है। एक है आपका सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिकली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना कैसे करते हैं, तो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वाया जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये होता है आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। आगे आगे जाके हम देखेंगे कि ये बुक कीपिंग मतलब क्या, जर्नल मतलब क्या, लेजर मतलब, यू मस्ट बी नो। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है, यू यूज टू पास, सेल हुआ तो हम क्या करते हैं, इसका जर्नल एंट्री डालते हैं, है ना। उसके रूल्स भी है। सेल्स हुआ तो वी ऑल नो कि सेल्स हमारे क्रेडिट्स होंगे, तो उसके हिसाब से वी यूज टू पुट द जर्नल एंट्रीज। देन जैसे ही हमने ये जर्नल में डाला, देन उसका क्या करते हैं, हम उसको समराइज करने के लिए लेजर में डालते हैं। जैसे कि सेल्स का एक लेजर हो गया, परचेस का एक लेजर हो गया, है ना। एंड देन इसका क्या बनता है, इसको और समराइज करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, सो ये सब आता है आपका ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन के रिकॉर्डिंग में क्या क्या कवर होता है आपका गाइस, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। चलो अभी इसमें तो डाल दिया, अब इसका और क्या करेंगे, तो इसके रिजल्ट्स को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, ट्रायल बैलेंस अगर आपके पास है तो यू यूज टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो ये मस्ट भी आपने सीए के जो 11th-12th है आपका, उसमें सीखा होगा कि ये कैसे डालते हैं आप, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, P&L कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है,
सो दूसरा होता है काम उसका इसके रिजल्ट्स को असरटेन करना, और तीसरा है कि फिनेंशियल पोजीशन जानना। तो उसमें क्या कवर होता है आपका बैलेंस शीट, और एक लास्ट है आपका कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, दैट इज़ आपका जो ये बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है, इसको बोलते हैं हम फिनेंशियल रिपोर्ट। ये आपको कम्युनिकेट करना होते हैं यूजर्स को, ठीक है। तो अकाउंटिंग के 4 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें क्या कवर होगा, बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देन सेकंड है असरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट, अभी ट्रायल बैलेंस तक आए थे, तो उसके बाद क्या होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। उसके बाद है फिनेंशियल पोजीशन बनाना, मतलब बैलेंस शीट बताना, और तीसरा है कि आपके इस इंफॉर्मेशन को यूज़र तक कम्युनिकेट करना, विच इज़ अवर फिनेंशियल रिपोर्ट, अपने यूज़र्स को देना। तो ये यूज़र्स कौन होते हैं, एक बार देख लेते हैं, हु ऑल आर यूज़र्स ऑफ योर अकाउंटिंग। देखो यहाँ पे दिया है कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो गाइज, हम इतना झमेला करके ये फिनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज़ फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये होता है, इसका यूज़ क्या, मतलब से ज़्यादा तो मैं बोलूँ यूज़ क्या, तो इसका यूज़ ये होता है कि हमें इसको डिफरेंट यूज़र्स को बताना होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वो हमारे बिज़नेस में उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि देखो इन्वेस्टर्स है, यू माइट बी सीन कि शार्क टैंक इंडिया है ना, शार्क टैंक इंडिया में आपने देखा होगा मल्टीपल इन्वेस्टर यूज टू इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस। तो क्या इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, हाँ जी पता होना चाहिए। इसीलिए ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसको हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। दूसरा है आपके एम्प्लॉयज़। गाइस, एम्प्लॉयज़ डेली बिजनेस में आते हैं, डेली आपके प्रीमाइसेस, बिजनेस के प्रीमाइसेस में आते हैं, काम करते हैं, और उसी के बदले उनका घर चलता है, यू कैन से द सैलरी। सो दे मस्ट बी नो देयर ग्रोथ, अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उनकी ग्रोथ होगी, तो इसीलिए जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी पता होना चाहिए कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है। देन थर्ड है आपके लेंडर्स। लेंडर्स मतलब जैसे कि आपकी बैंक है, पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक, अगर आपको लोन चाहिए ना, अगर आप बैंक के पास जाते हो ना, तो दे यूज टू आस्क कि भाई ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, प्रीवियस 5 ईयर्स के फिनेंशियल स्टेटमेंट लाओ, नेक्स्ट 5 ईयर्स के फिनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। सो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। एंड सप्लायर्स एंड क्रेडिटर। सप्लायर एंड क्रेडिटर मतलब भैया जो मुझे रॉ मटेरियल का सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स अज्यूम करो मेरा बिजनेस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। सो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे आयरन लगता है, रॉ आयरन। सो इसीलिए क्या होता है कि ये जो वेंडर्स, ये जो सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये मुझे सप्लाई करते हैं, तो मैं उनको पेमेंट वापस दे पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, इसीलिए क्या है ये लोग आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तीसरा है आपके कस्टमर्स। वाई कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड। देखो कंपनी ना बहुत सारे, अगर आपने देखा होगा कि आप लेट्स अज्यूम करो पतंजलि का एलोवेरा जेल है, मैं बहुत दिन से यूज़ करती हूँ, तो आई शुड नो कि पतंजलि का एलोवेरा जेल मुझे मिलता रहे, इसीलिए आपके कस्टमर्स भी आप में इन्वेस्ट होते हैं। देन गवर्नमेंट, ओ भाई गवर्नमेंट तो आपके बिजनेस में बहुत बहुत इंटरेस्टेड होता है। क्यों गाइस? बिकॉज गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट यूज टू ऑफर मल्टीपल सब्सिडी टू द बिजनेस। बिजनेस को सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं, बिजनेस से कितना टैक्स लेना चाहिए, ये सब के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होता है। देन पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, और मैनेजमेंट खुद, क्योंकि मैनेजमेंट खुद ही बिजनेस चलाती है, तो मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, ठीक है। सो ये आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन बनता है कि यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप क्या क्या डालोगे? इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, लेंडर्स, सप्लायर एंड क्रेडिटर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, पब्लिक एंड द मैनेजमेंट। ओके, नाउ चलो चलते हैं हमने जहाँ से छोड़ा था, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस मतलब क्या? फंक्शंस मतलब अकाउंटिंग का काम क्या है? तो अकाउंटिंग का काम है सबसे पहले तो मेजरमेंट। क्या मेजर करती है अकाउंट? पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिस्पाइट द करंट। देखो मेजरमेंट करना मतलब पास्ट में, चलो इस साल मैंने 50% प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट के बेसिस पे अकाउंट फ्यूचर क्या करती है कि पास्ट में क्या हुआ उसकी बेसिस पे वो प्रेडिक्ट करती है कि करंट फिनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या चल रही होगी। तो अकाउंटिंग का काम क्या है?
फंक्शन मतलब अकाउंटिंग का वर्क क्या है, मेजर करना, देन फोरकास्टिंग करना मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना, देन डिसीजन मेकिंग। देखो आपके पास अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट पड़े हैं, जैसे कि आपके पास P&L पड़ा है, तो यू कैन इजीली टेक द डिसीजन। कंपनी अगर प्रॉफिट में है, आप भी सीधा सीधा बता दोगे मैडम कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो इन्वेस्ट करो, लॉस में है तो इन्वेस्ट मत करो। लाइक दैट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। देन कंपेरिजन एंड इवैल्यूएशन बाय यूजिंग, अगर गाइज आपने देखा होगा, यू शुड नो, यू मस्ट बी नो इवन कि moneycontrol.com जैसी साइट्स है, आप जैसे ही कोई कंपनी का नाम डालते हो ना, जैसे कि आपने डाल दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज, तुरंत उसके नीचे आपको आता है कंपेयर विथ, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है ना उसके साथ कंपेयर करो। आपने डीमार्ट का नाम दिया, तुरंत वहाँ पे नीचे आ जाएगा कि आप रत्नदीप के साथ कंपेयर करो, रिलायंस के साथ, रिलायंस फ्रेश के साथ कंपेयर करो। दिस इज कंपेरिजन एंड इवैल्यूएशन इजी जस्ट बिकॉज ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। देन कंट्रोल, आप क्या करते हो, बिकॉज अकाउंटिंग आपके बिजनेस के वीकनेस को आइडेंटिफाई करती है, तो इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल योर बिजनेस। और गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। दिस ऑल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देन आते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है या डिफरेंट है, तो लेट मी टेल यू दिस ऑल इज डिफरेंट। बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। बुक कीपिंग करना, देखो यहाँ पे दिया है, बुक कीपिंग इज अ स्मॉल, उससे बड़ा है अकाउंटिंग, और उससे भी बड़ा है अकाउंटेंसी, है ना। तो बुक कीपिंग इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज नॉट सेम। देखो क्या बोलते हैं ये बोल रहा है कि बुक कीपिंग इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये रिकॉर्ड करती है, क्या रिकॉर्ड करती है, हमने अभी देखा कि जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड होता है। फिर इसमें क्या होता है, समराइजिंग विद द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। कैसे समराइज करते हैं, मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस के थ्रू इसको समराइज करते हैं। तो बुक कीपिंग का काम क्या है भाई, खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, लेकिन अकाउंटिंग का काम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं उसको समराइज करो। दूसरा है इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपका बुक कीपिंग बेस है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांजेक्शन ही नहीं रिकॉर्ड होगा तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज़ कंसिडर एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देन थर्ड है फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इट्स प्रोसेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट आपके बुक कीपिंग के पार्ट नहीं होते, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने आपको बता दिया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन प्रोसेस बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। जो आपके बुक कीपिंग है से जैसे कि ट्रायल बैलेंस तक का डेटा लेके आप आराम से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। देन है मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विथ हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स। बुक कीपिंग में क्या ही होता है यार, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस होता है, उसके बेसिस पे आप क्या ही मैनेजर डिसीजन ले सकोगे। लेकिन आपके अकाउंटिंग में होता है आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड आपका बैलेंस शीट। तो इससे के बेसिस पे मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजंस। इसकी कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन इसकी सब फील्ड है, हम देखेंगे कौन सी है। देन है फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन। ऑफ कोर्स हम पता नहीं कर सकते कि फिनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, लेकिन इसके बेसिस से हम पता कर सकते हैं कि फिनेंशियल पोजीशन क्या है आपके बिजनेस की। एक्चुअली यू नो द मीनिंग बिटवीन फिनेंशियल पोजीशन एंड फिनेंशियल परफॉर्मेंस। गाइस पोजीशन मतलब और परफॉर्मेंस मतलब, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। देखो विराट कोहली खेलता है ना, वी ऑल नो विराट कोहली खेलता है। अगर वो एक दिन में बहुत अच्छा खेला, जैसे कि 100 रन उसने बनाए, तो वी यूज्ड टू खेल कि वाओ विराट का क्या बेस्ट परफॉर्मेंस था, है ना। बट इंडियन टीम में विराट कौन सी पोजीशन पे है ये बताने के लिए क्या एक दिन के परफॉर्मेंस से आप जज करते हो? आप बोलोगे नहीं मैडम, हम एक दिन के परफॉर्मेंस से जज नहीं करते। हम क्या करते हैं, व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू जज द ऑल परफॉर्मेंसेस ऑफ द विराट, कि उसकी पूरी प्रीवियस हिस्ट्री हम जज करते हैं। तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब एक दिन के बेसिस पे आप जब जज कर रहे हो विराट को, और फिनेंशियल पोजीशन मतलब
विराट का पूरा करियर आप जज कर रहे हो, ठीक है। सो पोजीशन और परफॉर्मेंस में यही डिफरेंस होता है। पोजीशन जो होती है वो आप दिखाता है बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और आपका फिनेंशियल जो परफॉर्मेंस, सॉरी माय मिस्टेक, आपका जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस होता है वो दिखाता है आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और आपकी जो फिनेंशियल पोजीशन है वो दिखाता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। सो यहाँ पे फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन, ऑफ कोर्स बुक कीपिंग के बेस पे आप नहीं बता सकते कि बिजनेस अभी तक कैसे चलते आ रहा है, बट यहाँ पे फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है तो आप बिजनेस का पोजीशन, दैट इज बिजनेस का पूरा की पूरा करियर बता सकते हो। लेट्स मूव फर्दर गाइज। यहाँ पे था अकाउंट्स की सब फील्ड है ना। अच्छा ये आपको पता है क्या, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है, लेट्स अज्यूम करो यहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो गया, यहाँ से क्या होता है आपका अकाउंट स्टार्ट होता है, तो यू कैन से वेयर द बुक कीपिंग एंड अकाउंट विल स्टार्ट। नेक्स्ट है सब फील्ड। सब फील्ड मतलब हर बिजनेस को, जैसे कि आप कॉमर्स के करियर में एंटर हुए, यू हैव मल्टीपल सब फील्ड, कैसे CA बन सकते हो, CS बन सकते हो, CMA कर सकते हो, ACCA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, देयर इज अ मल्टीपल ऑप्शंस लाइक दैट इन अकाउंट्स ऑल्सो सब फील्ड्स। फिनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे वो फिनेंशियल अकाउंटिंग है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग लाइक इंटरनल रिपोर्ट्स देना, मैनेजर्स को इंटरनल रिपोर्ट देना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये रिपोर्ट कंपनी के बाहर नहीं आते, लेकिन मैनेजर शुड नो कि कंपनी की पोजीशन क्या है, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, आप जब CA इंटर में जाओगे आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट सब्जेक्ट है कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को कैसे निकालना। देन होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो हर बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, सो देयर इज वन अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन HR ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी की एक एसेट होती है, आप सैलरी देके इसको जज नहीं कर सकते, बट इट इज़ अ एसेट ऑफ द कंपनी। सो दिस ऑल इज अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देन हमने यूजर्स को देखा। देन हमारा टॉपिक बच रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विथ अदर डिसिप्लिन। देखो गाइज आप ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आप अकाउंट्स के साथ साथ और 3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हो, है ना। क्यों पढ़ रहे हो, कुछ रीज़न पता है आपको। चलो, आप अकाउंट्स के साथ पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, पढ़ रहे हो ना, आप अकाउंट्स के साथ पढ़ रहे हो लॉ, आप अकाउंट के साथ पढ़ रहे हो मैथ्स एंड स्टैट। क्यों भाई, कुछ ना कुछ रीज़न होगा। देखो आप बन रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग पढ़ना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट बाकी क्यों पढ़ रहे हो गाइज, इसका रिलेशनशिप है अकाउंट्स के साथ, इसलिए आप ये बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तो अकाउंट्स का आपके रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स के साथ। कैसे है, देखो इकोनॉमिक्स में देयर इज़ अ मल्टीपल पॉलिसीज यूज टू मेक। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी पॉलिसीज बनती है ना, वी ऑल नो। सो ये सारी पॉलिसीज़ के इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपके अकाउंट्स पे होते हैं, इसलिए अकाउंट्स का रिलेशनशिप है इकोनॉमिक्स पे और आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। देन लॉ गाइज आपने देखा होगा, मे बी आपने लॉ पढ़ा होगा, तो देर इज़ अ मल्टीपल थिंग्स इन द लॉ। देखो लॉ सबसे ऊपर होता है, उसके बाद अकाउंट्स होता है। लॉ बोल रहा है कि आपके अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट बनेगा वो T शेप में बनेगा, तो वो T शेप में ही बनेगा, है ना। जैसे लॉ बोलता है वैसे अकाउंट्स को फॉलो करना होता है, इसीलिए लॉ, अकाउंट्स और लॉ का रिलेशनशिप है। देन मैथ्स एंड स्टैट, जो कैलकुलेशंस होते हैं वी ऑल नो इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। और एक लास्ट होता है आपके अकाउंटिंग का, एक और होता है रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट मतलब कौन, मैनेजमेंट, अरे मैनेजमेंट मतलब वो सारे बंदे जो इस कंपनी को, आपके बिजनेस को चलाते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को पता होना चाहिए उनके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, उसके बिजनेस में कितना लॉस है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट शुड नो। इसीलिए आपके अकाउंट्स का रिलेशनशिप होता है किसके साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, लॉ के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ। आई होप दिस इज अ क्लियर गाइज, ये थियरी आप पढ़ लेना एक बार। देखो कमिंग ओवर टू
लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, हर चीज़ को लिमिटेशंस है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि यू फील यार अच्छा नहीं है, इससे अच्छा और होना चाहिए था, है ना। सो हम देखेंगे कि आज आपके अकाउंट्स के रिलेशन जो लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ अकाउंट हमें रोकता है। देखो, the factors which may be relevant in assessing the worth of enterprise don't find place in accounts as they cannot be measured in terms of money, because the balance sheet cannot reflect the value of certain factors like a loyalty, skill of the person, which may be most valuable asset of the company. Guys, आपने कभी टाटा का नाम सुना है? You know who's a टाटा? क्या हो गया इसको, एक मिनट. You know the टाटा? आई होप यू नो द टाटा. जब तक रतन टाटा जी थे, अभी तो बहुत बवाल चल रहा है टाटा कंपनी में, बट जब तक रतन टाटा थे तब तक टाटा वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड. अगर कोई टाटा के बिजनेस में काम करता है तो देर लाइक कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं. क्यों? बिकॉज वो एम्प्लॉयज़ को वैसा रखते थे और टाटा के प्रति एम्प्लॉयज़ उतना लॉयल थे. देखो, आप एक सैलरी देते हो, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बट जो आपके कंपनी के प्रति आपके एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है, जो आप उनके प्रति ऐसा रहता है, एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं, कोई भाई कंपनी लॉस में चली गई तो भी वही काम करेंगे. क्यों? क्योंकि भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमको जितने दिन चल रही थी उतने दिन बहुत अच्छे से हमें दे दिया, सब टाइम पे पैसा देते थे, कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं था. सो ये चीज़ें जो एम्प्लॉय की लॉयल्टी है, जो एम्प्लॉय की स्किल है, ये चीज़ें आप अकाउंट में मेजर नहीं कर सकते, एंड इट इज़ अ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ योर अकाउंटिंग. देन है बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट. देखो, आपने कभी देखा होगा बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो वी यूज टू राइट एज ऑन 31st March 2025, है ना. एज ऑन 31st March मतलब 31st March 2025 तक की पोजीशन है. आज के दिन में लेट्स अज्यूम करो मैं खड़ी हूँ सितंबर में. शुड आई गेट द सितंबर का डेटा? नो, आई कांट गेट. अगर मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है सितंबर में तो मेरे पास रिसेंट इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो मार्च की ही है. मार्च के बाद कितने कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वी ऑल नो, बट स्टिल आई हैव इन्फॉर्मेशन टिल सितंबर ओनली. सो बैलेंस एक लिमिटेशन है अकाउंट की कि जब तक बैलेंस शीट बनी है तभी तक की आप पोजीशन पता कर सकते हो, उसका बात का नहीं. देन वो बोल रहे हैं अकाउंटिंग इग्नोर चेंज इन सम फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन. अगर बाहर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अकाउंटिंग उसको इग्नोर कर रहा है. देन है देर आर ओकेजन वेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर. जैसे कि आपने देखा होगा कि डेप्रिसिएशन के लिए देर इज़ अ मल्टीपल मेथड, SLM है, देन WDV है, बहुत सारी मेथड्स है ना. सो कौन सी मेथड लगाना, इट्स अगेन ए चैलेंजिंग जॉब. लेट्स अज्यूम करो 2 चार्टर्ड अकाउंट है आपके कंपनी में, एक बोल रहा है SLM लगाना, एक बोल रहा है भाई आपको तो नहीं WDV लगाना चाहिए. क्या बोल रही हूँ मैं? इट्स अगेन चैलेंजिंग. दे आर गोइंग टू मेक अ झगड़ा इन बिटवीन देम, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ईच अदर. देन ए सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट. जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट का जजमेंट. मैनेजमेंट चाहे तो इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकती है और करते भी है. मैं आगे चल के आपको केस लॉज बताऊंगी, उसमें आपको ध्यान में आएगा कि ये कैसे होता है. देन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर असेट विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म. देखो, मैंने आपको इसके पहले ऑलरेडी बताया कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ बहुत लॉयल है, आपके कंपनी के कस्टमर्स बहुत लॉयल है, आपके कंपनी के सप्लायर्स बहुत लॉयल है, बट यू कांट काउंट इट इन द मॉनेटरी टर्म्स. आप इसको पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जो सारे ट्रांजैक्शन पैसों में कन्वर्ट होते हैं वही सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपका लॉयल कस्टमर बेस है, लॉयल एम्प्लॉई बेस है, उसको कंसिडर नहीं करती. एंड देन है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड टू प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेशन. एक आइटम को डबल जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. तो दिस ऑल इज़ ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है. देन गाइज आता है रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी. भाई CA बन रहे हो ना,
क्यों बन रहे हो, क्या रीज़न है, इसका रोल क्या है ये हम देखेंगे कि हमारे सीए का रोल क्या होता है, आखिर क्यों सीए इतना इम्पॉर्टेंट होता है अपनी सोसाइटी में। देखो स्टीम मतलब बोल रहा है देर आर ओनली फ्यू ऑफ द प्रोफेशन इन द वर्ल्ड विच आर हेल्ड हाई स्टीम। स्टीम मतलब रिस्पेक्ट इन द पब्लिक आइज एंड देर इज़ नो डिनाइंग फैक्ट दैट अकाउंटिंग प्रोफेशन इज़ वन ऑफ देम। भाई बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, वाई, बिकॉज आप कंपनी के बारे में जो आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, आपने कभी मोदी जी को सुना होगा, एक बार मोदी जी ने बोला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो सिग्नेचर है ना वो मोदी जी के सिग्नेचर से भी पावरफुल है। और है वाई, बिकॉज हम एक बार फिनेंशियल स्टेटमेंट हमने अप्रूव कर दिए, चेक कर दिए कि हाँ ये मेरी तरफ से ओके है, तो सारे के सारे यूजर्स उस पर भरोसा करने लगते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट स्टीम प्रोफेशन। आपका गोथे क्या बोलता है, गोथे सेज अकाउंट्स प्रोफेशन एज अ फेयरेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये बोलता है एक फेयरेस्ट इन्वेंशन है ह्यूमन माइंड का। Then at the time of core of all learned profession, there is a desire of public good and finding the best ways to serve society. By use of the science of accountancy under the spell of its art, dynamic pattern with acid business in planning, its future is won by accounting out of the। ये सब theory बता रहा है। Then उन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग है, इनका एनालिटिकल माइंडसेट होता है, बेस्ट क्वालिफिकेशन होता है। कौन से एरियाज़ में सर्विस देते हैं, ऑफ कोर्स बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसे अकाउंटिंग करना, आगे चल के आप देखोगे स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, आपका टैक्सेशन है, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज है, फिनेंशियल एडवाइस में इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, बिजनेस एक्सपांशन है, इन्वेस्टिगेशन है। देयर इज़ अ मल्टीपल सर्विसेज जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे आपने देखा होगा सेक्रेटरियल वर्क से लेके कंपनी को डिसॉल्व होने तक, मतलब कंपनी स्टार्ट होने से लेके कंपनी को डिसॉल्व होने तक सारे काम सीए देखता है। जैसे सेक्रेटरियल वर्क है, शेयर रजिस्ट्रेशन करना है, कंपनी फॉर्मेशन करना है, उसको लिक्विडेशन में भेजना है, कोई आर्बिट्रेशन का है, सब चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्या करता है, देखता है। सो दिस इज़ व्हाट रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिस सोसाइटी। आई होप दिस ऑल पॉइंट इज़ क्लियर। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, एक्चुअली मुझे बहुत शॉर्टकट रिकॉर्ड करना था, बट चलो ठीक है, हमने बहुत अच्छे से कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइज आप में से किसी को भी कुछ भी कैसा भी डाउट है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन इम्प्रूव इट एंड आई कैन टेल यू इन द मोर एंड बेटर वे, बिकॉज मैं चाहती हूँ आप सब का फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो प्लीज़ बी रेडी अकॉर्डिंगली। थैंक you so much guys, that's it for the day. Thank you, goodbye.